हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट मध्यकालीन भारत का इतिहास में टॉपिक जो कवर करेंगे वो है संतलत काल। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कवर कर लिए थे। इससे पहले वाले टॉपिक में जो हम कवर किए थे वो था महमूद गजनी, अरबों का भारत पर आक्रमण। मध्यकालीन भारत में हम कवर कर लिए थे अरबों पर भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनी, और ये कवर किए थे मोहम्मद गौरी। आज हम कवर करने जा रहे हैं संतलत काल। संतलत काल के जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने मोहम्मद गौरी कवर किए थे, तो आप जाके देख लीजिएगा। संतलत काल में पहला जो वंश है वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। तो इतना 3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था? तो गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। और इसको क्यों खरीदा जाता था? तो सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था इनको। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? 24 जून 1206 को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। और लाहौर जो है कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। फिर पूछा जा सकता है कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। ये भी पूछा जा सकता है कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा का मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ करवाया था? अजमेर में। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। ये भी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लाख बख्श किसको, मध्यकालीन भारत के इतिहास में लाख बख्श किसको कहा जाता था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान देता था। नेक्स्ट है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक कौन था? बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐबक की मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कैसे हुई? तो ऐबक की मृत्यु जो है 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। और इन्हें कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में इनको दफनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था वो था आराम शाह, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया। ये मात्र 8 ही महीने शासन करता है। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इल्तुतमिश जो है आराम शाह की हत्या कर देता है, 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो 1211 में कौन आ जाता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही ये कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। अब इल्तुतमिश ने क्या क्या कार्य करवाया था ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इक्ता प्रणाली चलाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया है कि इक्ता प्रणाली जो है सो प्राचीन काल की से चली आ रही है, तो नहीं, ये गलत हो गया था। इक्ता प्रणाली जो है मध्यकालीन भारत में जो इल्तुतमिश ने ये चलाई थी। 40 ये प्राचीन दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान-ए-चिहलगानी के नाम से जाना गया। और इल्तुतमिश ने और क्या काम किया? इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान-ए-चिहलगानी के नाम से जाना गया।
तो ये भी पूछा जा सकता है तुर्कान ए चिहलगानी से किससे संबंधित है। तो तुर्कान ए चिहलगानी जो है वो 40 गुलाम सरदारों का संगठन है और इल्तुतमिश से संबंधित है, उसी ने इसको बनाया था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इतना ही नहीं, इल्तुतमिश ने दिल्ली के अमीरों का दमन भी करता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया, तो इल्तुतमिश ने। आगे है इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। और कह रहा है यहाँ पे इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। पूछा जाएगा इल्तुतमिश कहाँ का था, तो ये तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। और कुतुबुद्दीन का ऐबक और दामाद था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था और जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को हस्तांतरित करके दिल्ली लाया। तो ये भी पूछा जा सकता है किसने लाहौर से राजधानी हस्तांतरित करके दिल्ली लाया, तो ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कुहना के निकट करवाया। तो ये पूछा जा सकता है हौज ए सुल्तानी किससे संबंधित है, ये इल्तुतमिश से संबंधित है क्योंकि हौज ए सुल्तानी का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने ही दिल्ली ए कुहना के नज़दीक करवाया था। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। मतलब ये कह रहा है इल्तुतमिश पहला सुल्तान शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। लेकिन मतलब इसमें कहा जा रहा है, यही भी पूछा जा सकता है कौन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की, तो ये इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। और ये भी पूछा जा सकता है इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है, तो अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी। इतना ही नहीं, चंगेज खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने जो ख्वारिज्म के सम्राट थे जलालुद्दीन, उसको अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इल्तुतमिश ने चंगेज खां से बचने के लिए किस सम्राट को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी, तो जलालुद्दीन को। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश के बाद जो है सो कौन बैठता, 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो पुत्र होता है रुकनुद्दीन फिरोज, वो गद्दी पर बैठता है। लेकिन ये एक अयोग्य शासक होता है। इसके अल्पकालीन शासक पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। ये अयोग्य शासक था, इसलिए इसकी माँ शाह तुर्कान के द्वारा ही शासन चलाया जाता था। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इतना ही नहीं, शाह तुर्कान से मतलब वहाँ के जो अमीर थे वो परेशान हो गए थे। इल्तुतमिश भी तो तुर्किस्तान का था, वो इलवरी तुर्क था, तो तुर्की अमीर का उस समय बोलबाला था। तुर्की अमीर जो है शाह तुर्कान के प्रभाव से परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद उसको शाह तुर्कान को हटाकर जो है रुकनुद्दीन को हटाकर गद्दी पर किसको बैठा देता है, रजिया को बैठा देता है। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन का बागडोर संभाला और ये शासन का बागडोर पूरी तरह से संभाल लेती है। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुल्ला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। और रजिया जो थी वो जो है पर्दा प्रथा क्या करी, त्याग दी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग देती हैं और मतलब चोगा पहन के
जिसको काबा बोलते हैं, और माथे पे कुल्लाह जिसको टोपी बोलते हैं पहन के राज दरबार में जाने लगती हैं। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। अब देखिए रजिया जो हैं वो मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त कर देती हैं, और ये गैर तुर्की होते हैं। अब जिससे गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। अब जो तुर्की अमीर थे वे काफ़ी विरुद्ध हो गए रजिया के, और उनको बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया, और उनको बंदी बना लिया रजिया को, और मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पे बैठा दिया। आगे रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ होती है। अल्तुनिया से शादी करने के बाद रजिया पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी जाती है। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई, और जो है बहराम शाह को भी बंदी बना लिया जाता है, और उनकी भी हत्या जो है 1242 में कर दी जाती है। अब इसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। अब इनके बाद बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन बहराम मसूद शाह बनते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बनते हैं। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। मतलब कि बलबन जो है वो षड्यंत्र करते हैं, और 1246 में अलाउद्दीन महमूद शाह को गद्दी से हटा देते हैं। हटाकर सुल्तान के पद से हटाकर किसको बनाते हैं? नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाते हैं। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो ये भी पूछा जा सकता है मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन ऐसा सुल्तान था जो अपना जीवन जो है टोपी सीकर चलाता था? तो वो सुल्तान था नसरुद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन मुस्लिम इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किसका गुलाम था? बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया, और तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश कौन कर देता है? बलबन ने। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और बलबन जो है वह 1246 ईस्वी में किसके नाम से? गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा, और यह जो है मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहता है। कौन? बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और यह मतलब बलबन मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहता है। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर पूछा जा सकता है कि राज दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो बलबन ने की। नेक्स्ट है कि बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ करवाया। ये भी पूछा जा सकता है कि बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, और अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने जो कठोर लौह एवं रक्त की नीति का होता है उसका पालन करता है। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की, और जो नसरुद्दीन महमूद हैं वो बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान करते हैं? उलुग खां की उपाधि। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन कौन रहते थे? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमुर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कैमुर्स। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहता था। ये भी पूछा जा सकता है अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहता था? तो बलबन के दरबार में। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। ये भी पूछा जा सकता है कि उलुग खां की उपाधि बलबन को किसने दिया था? तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी।
गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। आगे है खिलजी वंश 1290 से 1320। आगे खिलजी वंश 1290 से 1320। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम खिलजी वंश को कवर करेंगे। और ये थोड़ा सा रह गया मंगोल के बारे में। ये थोड़ा सा जान लीजिए मंगोल कौन था और क्या था, तो ये जानना ज़रूरी है। कह रहा है कि मंगोल जो था, ऐसे भी बॉक्स वाले इम्पोर्टेंट होते हैं। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान में निवास करते थे। मंगोल कहाँ थे? जैसे देखिए हमारा यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे चीन है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे इधर इतना चीन है यहाँ पे। तो कह रहा है कि मंगोल जो था चीन के उत्तर में गोबी मरुस्थल के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में एक में 1163 में तेमुचीन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान चंगेज द ग्रेट और श्रापित द अकर्ज दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगाई बहादुर था और जो चंगेज का पिता था कौन था? येसुगाई बहादुर। तो मंगोल था कौन? चीन के उत्तर का गोबी मरुस्थल का वो निवासी था। थैंक यू सो मच।